अरे माँ, कहाँ हो आप? दरवाज़ा खोलकर जैसे ही अभिजीत घर के अंदर आया तो अपनी माँ संतोष जी को पुकारने लगा। वह ड्राइंग रूम में इधर उधर देखने लगा, फिर सीधा उनके कमरे की ओर बढ़ गया। इधर रसोई घर में खड़ी उसकी पत्नी दीप्ति उसे माँ के कमरे में जाते देख रही थी। अभिजीत बैग से सामान निकालते हुए बोला, लो माँ, आपकी दवाई ले आया हूँ, ख़त्म हो गई थी ना। और हाँ, ये आपके घुटनों के दर्द के लिए मरहम भी लाया हूँ। संतोष जी ने बेटे के हाथ से दवाई ली और प्यार से उसके सिर पर हाथ फेरते हुए बोली, भगवान सबको तेरे जैसा बेटा दे। अभिजीत मुस्कुराते हुए बोला, अरे माँ, दुनिया में अगर कोई सबसे ज़्यादा भाग्यशाली है तो वह मैं हूँ, जो मुझे आपके जैसी माँ मिली। पर याद है जब मैं छोटा था और बुखार में तप रहा होता था तो आप सारी रात मुझे गोद में लेकर बैठी रहती थी। कभी ठंडे पानी की पट्टियाँ रखती तो कभी मुझे दवा देती। मेरी जिद करने पर अपनी बाहों का झूला बनाकर मुझे झूला भी लाती। अभिजीत एक्टिंग करते हुए दिखाने लगा कि कैसे माँ उसे झूला झुलाती थी। संतोष जी हंस पड़ी। तभी दीप्ति जो दरवाजे पर खड़ी ये सब देख रही थी, हाथ कमर पर रखकर तानों की गोलियां दागते हुए बोली, वाह, माँ के पास बैठने के लिए आपके पास समय है। उनके साथ बचपन की यादें ताज़ा की जा रही हैं, लेकिन पत्नी से बात करने तक की फुर्सत नहीं। अभिजीत चौंक कर दरवाजे की ओर देखने लगा। दीप्ति गुस्से में जलती भुनती खड़ी थी। माँ ने ऐसे पाला, माँ ने वैसे पाला, माँ ने ये त्याग किया, वो बलिदान दिया। जब देखो माँ माँ के नाम का जाप करते रहते हो। हे भगवान, कैसा पति मिला है। मुझे श्रवण कुमार को भी पीछे छोड़ दिया। इसने याद ना हो तो बता दूं, तुम्हारी एक बीवी और 4 साल का बच्चा भी है, जो इस समय अपने पापा के आने का इंतज़ार कर रहा है। ये सुनकर अभिजीत बोला, ये क्या कह रही हो दीप्ति? तुम थोड़ा तो सोच समझ कर बोला करो। और अगर रौनक मुझे याद कर रहा था तो इतनी बातें सुनाने की बजाय उसे यहाँ मेरे पास ले आती। दीप्ति तिलमिला उठी और चिल्लाते हुए बोली, अच्छा, मतलब तुम यहाँ से नहीं हिलने वाले। ठीक है, बैठे रहो अपनी माँ के चरणों में। मैं तो बेकार में तुमसे शादी कर बैठी। कहते हुए वह वहाँ से चली गई। माँ, मैं जाता हूँ कहकर अभिजीत अपने कमरे में आ गया और अपने बेटे रौनक को गोद में उठा लिया। दीप्ति पीछे आई तो अभिजीत बोला, इतनी सी बात पर हंगामा खड़ा करने वाली कौन सी बात थी? दीप्ति, तुम भी जानती हो कि आज कितने दिनों के बाद बस 2 मिनट के लिए मैं माँ के पास बैठा था। अभिजीत की बात पर दीप्ति चुप ही रही। अच्छा, मेरे लिए खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। अभिजीत बोला तो दीप्ति गुस्से से बोली, खाना भी अपनी माँ से ही क्यों नहीं बनवा लेते तुम? जानती हो दीप्ति, उनकी तबीयत ठीक नहीं है। पति की ये बात सुनकर दीप्ति पैर पटकती हुई रसोई में चली गई। इधर अपने कमरे में चुपचाप बैठी संतोष जी एकाएक अतीत की तरफ खिंचती चली गईं। केवल 10 साल का था अभिजीत और उसकी बहन प्रिया 8 साल की थी जब उनके पिता का साया उनके सर से उड़ गया था। पति की अचानक मौत के बाद जब संतोष जी अकेली रह गईं तो जिंदगी एकदम अंधकार में लगने लगी थी। अकेली औरत कैसे संभालेगी दो दो बच्चों को? पहाड़ जैसी जिंदगी अकेले काटनी आसान तो नहीं है। जब पड़ोस के लोग कहते तो संतोष जी का कलेजा धक से रह जाता, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अपने पास रखे कुछ गहनों को गिरवी रखकर एक छोटा सा टिफ़िन सेंटर शुरू किया। दिन रात मेहनत करके लोगों के घरों में खाना पहुंचाने लगी। हालात जैसी भी थे, लेकिन बच्चों की पढ़ाई का खर्चा कभी भी रुकने नहीं दिया। वह दिन भर काम करती और रात को अभिजीत और प्रिया के साथ बैठकर उनकी पढ़ाई में मदद करती। समय बीतता गया, बच्चे बड़े हुए। अभिजीत पढ़ाई में होशियार था, मेहनती था। माँ की तपस्या रंग लाई और उसे एक बहुत अच्छी नौकरी मिल गई। जब पहली तनख्वाह मिली तो सबसे पहला काम उसने माँ के लिए एक आरामदायक कुर्सी खरीदने का किया। माँ, अब आपको कोई काम नहीं करना पड़ेगा, अब आप आराम करेंगी। उस दिन संतोष जी की आंखें खुशी से छलक पड़ी थी। उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया और बेटे को गले से लगाते हुए कहा था, मेरा संघर्ष सफल हो गया बेटा। फिर संतोष जी ने एक अच्छा सा रिश्ता देखकर अपनी बेटी प्रिया की शादी कर दी। उसके बाद अभिजीत के लिए भी अच्छे घरों की लड़कियों के रिश्ते आने लगे। उन्हीं में से एक थी दीप्ति। पहली ही नज़र में दीप्ति
अभिजीत को भा गई थी, साथ ही पढ़ी लिखी भी अच्छी थी। बेटे की शादी दीप्ति के साथ तय करने के बाद संतोष जी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने सोचा था कि अब घर में बहू आएगी तो घर में रौनक हो जाएगी। उन्होंने दीप्ति को बेटी की तरह अपनाने का सपना देखा था, लेकिन दीप्ति के कदम इस घर में पड़ते ही संतोष जी को एहसास होने लगा था कि उनके सपने और हकीकत में बहुत फ़र्क था। दीप्ति को अपनी प्राइवेसी में किसी की दखल अंदाजी पसंद नहीं थी, ना ही सास की और ना ही ननद की। उसे अभिजीत का अपनी माँ से इतना लगाव भी पसंद नहीं आता था। धीरे धीरे ये साफ होने लगा कि दीप्ति को इस घर में सिर्फ अभिजीत चाहिए, उसकी माँ या बहन नहीं। वह शुरू से ही संतोष जी से कटी कटी रहती थी, उनके कामों में कोई दिलचस्पी नहीं लेती। जब भी उसकी ननद प्रिया मायके आती तो दीप्ति उसे बात करने में भी कोई दिलचस्पी नहीं लेती थी। प्रिया ने भी इस बात को महसूस किया था। शुरुआत में तो संतोष जी को लगा कि नई नई शादी हुई है, एडजस्ट होने में थोड़ा समय लग जाता है, लेकिन समय बीतने के साथ भी उसके व्यवहार में कोई परिवर्तन नहीं आया। अब तो वह उन्हें बातें भी सुनाने लगी थी। उन्हें टोकने या देने का कोई मौका ताने देने का कोई मौका नहीं छोड़ती। उसके तीखे शब्दों के तीर हर दिन संतोष जी के दिल को छलनी करते थे, परंतु वह चुप रहती, सोचती कि कभी तो दीप्ति बदलेगी, कभी तो वह उन्हें वह सम्मान देगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अतीत की यादों में खोई संतोष जी काफ़ी देर तक यूं ही बैठी रहीं। इधर अभिजीत को कई बार महसूस होता कि उसकी माँ अकेली होती जा रही हैं। वह दीप्ति को समझाने की कोशिश करता, लेकिन दीप्ति तो कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। फिर भी अभिजीत को उम्मीद थी कि वक्त के साथ सब ठीक हो जाएगा। आज दीप्ति उत्साहित थी। उसकी बहन ईशा, उसके साथ उसका बचपन से बहुत गहरा लगाव था। आखिरकार उसका रिश्ता तय हो चुका था और दीप्ति के माता पिता उसकी शादी का कार्ड देने घर पर आ रहे थे। आज घर में एक अलग ही रौनक थी। रसोई से घी और मसालों की भीनी भीनी खुशबू पूरे घर में फैली हुई थी। शाही पनीर की महक, तड़के वाले छोले, सुगंधित पुलाव और गर्मा गर्म हलवे की खुशबू पूरे माहौल को उत्सवमय बना रही थी। दीप्ति बड़े चाव के साथ रसोई में सब कुछ बना रही थी। हर चीज़ का खास ध्यान रखते हुए बनाने के बाद चख कर देखने लगी कि नमक ठीक है या नहीं, मिठास ठीक है या ज़्यादा हो गई। अरे आज कुछ खास है क्या जो इतनी तैयारियां चल रही हैं? संतोष जी ने कमरे से बाहर आते हुए पूछा। उन्होंने इतनी मेहनत से दीप्ति को काम करते शायद पहली बार देखा था। दीप्ति के चेहरे पर खुशी झलक रही थी। हाँ माँ जी, आज मेरे मम्मी पापा आ रहे हैं, मेरी बहन ईशा की शादी का कार्ड लेकर। संतोष जी हल्का सा मुस्कुराई। बहू के इस उत्साह को देखकर अच्छा लगा, लेकिन साथ ही साथ कहीं भीतर तक टीस भी उठी। कुछ ही देर में दीप्ति के माता पिता घर आ पहुँचे। बड़ी खुशी से वह उनसे मिली, उन्हें सोफे पर बिठाया और खुद उनके पास बैठ गई। संतोष जी कमरे से बाहर आई तो दीप्ति की माँ निर्मला जी संतोष जी से बड़े स्नेह से मिली और हालचाल पूछने लगी, लेकिन संतोष जी ने अपने हाव भाव से जाहिर भी नहीं होने दिया कि उन्हें कोई तकलीफ़ या परेशानी है। फिर दीप्ति अपने माता पिता की पसंद और नापसंद का ध्यान रखते हुए बड़े स्नेह से उन्हें भोजन परोसने लगी। संतोष जी चुपचाप इस दृश्य को देख रही थी। दीप्ति के चेहरे पर उत्साह, आंखों में चमक और हर शब्द में मिठास थी। उन्हें अचानक 2 महीने पहले का दिन याद आ गया, जब उनके दामाद का ट्रांसफ़र विदेश में हो गया था और उनकी बेटी दामाद को विदेश शिफ्ट होना था। उससे पहले उनकी बेटी प्रिया मायके आई थी। उन सबसे मिलने प्रिया को दरवाजे पर देख दीप्ति ने एक औपचारिक और फीकी सी मुस्कान दी और फिर बिना कोई गर्मजोशी दिखाए अपने फ़ोन में व्यस्त हो गई थी। थोड़ी देर तक प्रिया अपनी माँ और भाई के साथ बैठकर उनसे बातें करती रही, हंसी मजाक, पुराने किस्से, बचपन की यादें, लेकिन दीप्ति चुपचाप एक तरफ जा बैठी थी। अभिजीत ने ऑफिस के लिए निकलने से पहले दीप्ति को आवाज़ दी और कहा था, दीप्ति आज प्रिया आई है तो दोपहर को राजमा चावल बना लेना।
उसे बहुत पसंद है। इस बात का दीप्ति ने कोई जवाब नहीं दिया था। अभिजीत को दीप्ति की इस बेरुखी पर गुस्सा तो बहुत आया था, लेकिन वह जानता था कि ज़्यादा कुछ बोलेगा तो कलेश खड़ा होने में देर नहीं लगेगी। फिर दीप्ति बिना कुछ कहे रसोई में चली गई। कुछ देर बाद दीप्ति बाहर आई और बोली, माँ जी आज लंच में खिचड़ी बनाई है, जब खाने का मन हो तो बता देना। संतोष जी ने चौंक कर कहा था, अरे लेकिन बेटा प्रिया आई है, राजमा चावल बना लेती, उसे बहुत पसंद है। दिव्य ने उबाऊ चेहरे के साथ जवाब दिया, माँ जी। दीप्ति ने उबाऊ चेहरे के साथ जवाब दिया, माँ जी मेरा तो सिर दर्द हो रहा है और वैसे भी पूरा दिन घर संभालती हूँ, बच्चे को देखती हूँ और अब ज़रा सा टाइम आराम करने का सोचा तो आप लोगों की फरमाइश शुरू हो गई। संतोष जी के चेहरे की मुस्कान फीकी पड़ गई थी तो प्रिया का चेहरा भी एकदम उतर गया था। माँ रहने दो, भूख नहीं है मुझे, बुझे मन से वह बोली। उन्होंने एक नज़र प्रिया की ओर देखा जो ज़बरन मुस्कुरा रही थी, लेकिन उसकी आंखों में कसक साफ झलक रही थी। आज वह दृश्य याद करके अनायास ही संतोष जी की आंखें भर आईं। आज वही दीप्ति अपने माता पिता के लिए इतना प्यार जता रही थी, उनकी पसंद की हर व्यंजन बना रही थी, उन्हें हाथ से खाना परोस रही थी, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। दिल में उठे तूफान को दबाते हुए एक भीगी सी मुस्कान डाली और चुपचाप अपने कमरे में लौट गईं। घर में रौनक थी, हर रोज़ शॉपिंग के प्लान बन रहे थे। दीप्ति आए दिन अपनी सहेलियों के साथ मॉल जाती, कभी अपने लिए महंगी साड़ी तो कभी डिज़ाइनर लहंगा खरीदती। उसने अभिजीत और रौनक के लिए भी नए कपड़े लिए, हर छोटी बड़ी चीज़ का ख्याल रखा, लेकिन संतोष जी के लिए कुछ नहीं खरीदा। हर रोज़ हाथों में बड़े बड़े बैग, चेहरे पर चमक, आंखों में खुशी लिए वह बाजार से लौटती, फिर अपनी माँ से फ़ोन पर बात करती, शादी की तैयारियों की बातें, गहनों और कपड़ों की चर्चा, रिश्तेदारों की लिस्ट, सब कुछ डिस्कस करती। अब शादी का कार्ड आ गया था, पूरे परिवार को आमंत्रित किया गया था। दीप्ति ने कार्ड लहराते हुए उत्साह से कहा, अभिजीत प्लीज़ शादी के लिए छुट्टी ले लो, शादी को सिर्फ 15 दिन बचे हैं, हमें पूरे हफ्ते वहाँ रहना है। ये सुनकर अभिजीत चुप रह गया। आज अभिजीत ऑफिस से जल्दी लौट आया था। घर के अंदर आया तो महसूस किया कि वहाँ बिल्कुल सन्नाटा पसरा हुआ था। वह यहाँ वहाँ देखने लगा, शायद दीप्ति घर पर नहीं है। सोचते हुए वह माँ के कमरे में गया। माँ क्या हुआ, तबीयत ठीक है ना, आप इस समय तक सो रही हैं? अभिजीत ने चिंतित होकर उनके माथे पर हाथ रखा। हल्का सा पसीना था। कुछ नहीं बेटा, सुबह से ही थोड़ी कमजोरी लग रही है, लगता है शुगर बढ़ गई। अभिजीत घबरा गया। आपने किसी से कहा क्यों नहीं? दीप्ति कहाँ है? वह बेटा, उसकी सहेलियाँ आई थी, वह शॉपिंग पर जा रही थी तो मैंने कुछ कहा नहीं, क्यों बेवजह उसकी खुशी में बाधा बनूं। अच्छा ठीक है माँ, मैं अभी आपके लिए पानी लेकर आता हूँ, आप दवा खा लेना, कहकर अभिजीत रसोई में गया और कुछ ही देर में वापस आकर दवा निकालते हुए बोला, ये खा लीजिए माँ। और हाँ, घुटनों का दर्द कैसा है? आपका सुबह ज़्यादा दर्द था बेटा, दर्द की दवा खाई थी तो आराम मिल गया था। अभिजीत ने चिंता भरे स्वर में कहा। अभिजीत ने चिंता भरे स्वर में कहा, आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए, मैं कल ही अपॉइंटमेंट लेता हूँ। सुबह के 9 बज रहे थे। अभिजीत माँ को डॉक्टर के पास ले गया। डॉक्टर ने शुगर की जांच की, कुछ ज़रूरी टेस्ट लिखे और दवाइयाँ दे दी। 1 घंटे बाद जब वह घर लौटे तो संतोष जी कुछ बेहतर महसूस कर रही थी। अभिजीत ने दीप्ति को आवाज़ लगाई, दीप्ति माँ के लिए खाना ले आओ, फिर उन्हें दवा भी देनी है। मैंने दवाइयाँ निकाल कर रख दी हैं। कमरे में से कोई जवाब नहीं आया। वह सीधे बेडरूम की ओर बढ़ा। दीप्ति आईने के सामने खड़ी अपने नए सूट पर दुपट्टा मैच करके देख रही थी। दीप्ति, मैंने तुमसे कहा था ना कि माँ के लिए खाना ले आओ, अभिजीत ने थोड़ा तेज स्वर में कहा। दीप्ति ने लापरवाही से जवाब दिया, हाँ हाँ आती हूँ, पहले ये बताओ तुमने ऑफिस से छुट्टियाँ ली या नहीं, हमें अगले हफ्ते निकलना है। अभिजीत ने एक पल के लिए उसे देखा, फिर गहरी सांस लेते हुए बोला, दीप्ति मुझे लगता है कि हम 1-2 दिन पहले ही वहाँ जाएं, खामोखा माँ को परेशानी होगी। ये बात सुनकर दीप्ति ने उसे ऐसे देखा जैसे अभिजीत ने कोई बहुत बड़ा अपराध कर दिया हो।
तभी बात संभालते हुए अभिजीत बोला, अच्छा तुम एक काम करो, तुम ही रौनक को लेकर पहले चली जाओ, मैं शादी वाले दिन ही पहुंचूंगा। माँ की तबीयत ठीक नहीं है, उनका ध्यान रखने के लिए कोई तो यहाँ होना चाहिए। दीप्ति भड़क उठी, क्या तुम मेरी बहन की शादी पर नहीं चलोगे, सिर्फ इसलिए कि माँ जी की तबीयत थोड़ी सी ख़राब है? अभिजीत, सब लोग क्या सोचेंगे? अभिजीत ने संयम रखते हुए कहा, मैं मना नहीं कर रहा हूँ दीप्ति, मैं शादी वाले दिन पहुँच जाऊँगा। अगर माँ की तबीयत ठीक हुई तो उन्हें भी लेता आऊँगा, लेकिन फ़िलहाल उनका ध्यान रखना भी ज़रूरी है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें आराम चाहिए। अभिजीत अपनी गाड़ी की चाबी उठाकर ऑफिस के लिए निकल गया। दीप्ति अब भी गुस्से से उसे जाते हुए देख रही थी। उसके चेहरे पर नाराज़गी साफ झलक रही थी। तभी अंदर से संतोष जी की आवाज़ आई, दीप्ति बहू, एक गिलास पानी तो देना, मुझे दवा लेनी है। दीप्ति ने आंखें घुमाकर देखा। पहले ही उसका मूड खराब था और अब ये नई फरमाइश। उसने झटके से पानी का गिलास भरा और कमरे में धड़धड़ाते हुए गई गिलास को साइड टेबल पर इतनी जोर से पटका कि पानी छलक गया। साथ में ही रसोई है, उठकर एक गिलास पानी तक नहीं उठा सकती आप? संतोष जी ने उसकी ओर देखा और बोली, आज घुटनों में बहुत ज़्यादा दर्द था, नहीं तो मैं खुद ही उठ जाती। दीप्ति वहीं खड़ी रही, उसकी भौं तनी हुई थी। फिर अपनी बातों के बाढ़ छोड़ते हुए बोली, वैसे मुझे एक बात बताइए, आप ये सब नाटक इसलिए कर रही हैं ना ताकि मैं अभिजीत के साथ मायके ना जा सकूं? सब समझती हूँ मैं, वरना कुछ दिन पहले तो बिल्कुल ठीक ठाक थी आप। संतोष जी का दिल जैसे धक से रह गया। क्या? ये क्या कह रही हो बहू? हाँ, वही कह रही हूँ जो सच है। आप चाहती हैं कि मैं यहीं पड़ी रहूँ और बस दिन रात आपकी सेवा करती रहूँ? नहीं बहू, ऐसी बात नहीं है। मेरी तबीयत सच में ठीक नहीं थी। तुम अभिजीत के साथ शादी में आराम से जाओ। मैं आज अभिजीत से बात कर लूँगी, उसे कहूँगी कि मैं अब बेहतर महसूस कर रही हूँ। अब बुढ़ापे में तो ये सब लगा ही रहता है। वह क्या खूब नाटक करती हैं आप, मेरा सारा प्लान बिगाड़ कर अब ऐसे दिखा रही हैं जैसे आपका कोई कसूर था ही नहीं। बहू की बात सुनकर संतोष जी हैरानी भरी नज़रों से उसकी ओर देखने लगी, लेकिन दीप्ति को इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। वह पैर पटकती हुई बाहर निकल गई। संतोष जी ने दवा निकालकर पानी का गिलास उठाया और धीरे धीरे घूंट भरने लगी। शाम को ऑफिस से आते ही अभिजीत माँ के पास आया। माँ, अब तबीयत कैसी है? हमेशा की तरह उसने पूछा। संतोष जी हल्के से मुस्कुराईं, अब ठीक है बेटा, बस थोड़ी कमज़ोरी रह गई है, और वैसे भी ये सब तो इस उम्र में लगा ही रहता है। अच्छा बेटा, एक बात कहनी थी तुमसे। हाँ माँ, कहिए बेटा। मुझे लगता है कि तुम्हें बहू के साथ उसके मायके जाना चाहिए। अभिजीत ने गहरी सांस ली। नहीं माँ, आपकी तबीयत ठीक नहीं है और मैं आपको इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जा सकता। अरे बेटा, समझने की कोशिश करो। ये बीमारियां तो आती जाती रहती हैं, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे पीछे अपना प्लान कैंसिल कर दो। तुम्हें दीप्ति के साथ जाना चाहिए, उसकी खुशी में शामिल होना चाहिए। ये बात सुनकर दीप्ति भी वहाँ आ गई। यही तो मैं इन्हें समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ऐसे मौके बार बार तो नहीं आते, लेकिन मानते कहाँ हैं। ये मेरी बहन की शादी में अगर हम लोग ही पहले नहीं जाएंगे तो कितना बुरा लगेगा मेरे मायके वालों को। इस पर अभिजीत बोला, तो ठीक है दीप्ति, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे मायके चलने को तैयार हैं। हम वहाँ पूरा एक हफ्ता रहेंगे। ये सुनते ही दीप्ति का चेहरा खिल उठा। सच में, अभी पैकिंग कर लेती हूँ। कहते हुए जैसे ही वह बाहर जाने लगी, तभी अभिजीत बोला, लेकिन दीप्ति, मेरी पूरी बात तो सुन लो। अब क्या हुआ? दीप्ति पीछे मुड़ी तो अभिजीत ने कहा, मैं माँ को भी साथ लेकर चलूँगा। अचानक कमरे में सन्नाटा छा गया। अभी अभी खुशी से दमक रही दीप्ति का चेहरा अचानक बुझ गया। उसने हैरत भरी निगाहों से अभिजीत को देखा। क्या माँ भी? हाँ, माँ भी। जैसे शब्द कंठ में ही अवरोध हो गई। फिर बड़ी मुश्किल से बोली, लेकिन वो कहाँ? मेरा मतलब है, तबीयत ठीक नहीं रहती ना उनकी। हाँ, इसीलिए मैं उन्हें इस हालत में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहता, अभिजीत ने स्पष्ट शब्दों में कहा। अब तक चुप बैठी संतोष जी ये सुनकर बोली, अरे नहीं बेटा, ये ठीक नहीं लगेगा। बहू के मायके में से कैसे रहने जा सकती हूँ? सब लोग क्या सोचेंगे? नहीं नहीं, मैं शादी वाले दिन आ जाऊँगी।
पर अभिजीत नहीं माना। उसने ठान लिया था या तो अपनी माँ को लेकर जाएगा, नहीं तो शादी वाले दिन ही वहाँ पहुँचेगा। दीप्ति ने बुझे मन से अपनी पैकिंग शुरू कर दी। जब उसने अपनी खूबसूरत साड़ियाँ और गहने संभाले तो मन ही मन कुढ़ी थी, लेकिन अभिजीत के सामने अब कोई तकरार करने का मतलब नहीं था, इसलिए चुपचाप सारा सामान समेट लिया। अगले 2 दिन अभिजीत भी अपने ऑफिस के काम निपटाने में लगा रहा। फिर जिस दिन दीप्ति के मायके में माता की चौकी थी, उसी दिन वे सब निकल पड़े। सुबह का समय था। दीप्ति ने सोचा था कि गाड़ी में बैठते ही आराम से सफ़र पूरा हो जाएगा, लेकिन उसकी उम्मीदों पर जल्द ही पानी फिर गया। गाड़ी में संतोष जी अगली सीट पर बैठी थी। अभिजीत ड्राइव कर रहा था और पीछे की सीट पर दीप्ति और रौनक थे। शुरुआत में सब ठीक था, लेकिन आधे घंटे बाद ही संतोष जी ने धीरे से कहा, अभिजीत बेटा, गाड़ी किसी ढाबे या रेस्टोरेंट में रोक लेना, मुझे वॉशरूम जाना है। अभिजीत ने बिना कोई सवाल किए गाड़ी एक ढाबे के पास रोकी। दीप्ति ने नाक सिकोड़कर घड़ी देखी, अभी तो निकले ही थे। उसने मन ही मन सोचा, लेकिन कुछ कहा नहीं। संतोष जी वापस आई और गाड़ी फिर से चल पड़ी, लेकिन संतोष जी ने आधे घंटे बाद फिर से गाड़ी रुकवा ली। ऐसा ही चलता रहा, लेकिन अब दीप्ति का गुस्सा बढ़ने लगा। रौनक तो पूरे सफ़र में सोता रहा, लेकिन दीप्ति के लिए ये सफ़र किसी परीक्षा से कम नहीं था। संतोष जी उसे परेशान देखकर बोली, क्या करूं बहू, डायबिटीज़ की वजह से बार बार जाना पड़ता है। दीप्ति ने गहरी सांस ली और अपना सिर सीट से टिकाकर आंखें बंद कर लीं, जैसे खुद को शांत रखने की कोशिश कर रही हो। उनकी ये परेशानी तब और बढ़ गई जब रास्ते में ट्रैफिक मिल गया। दीप्ति का सब्र अब जवाब देने लगा था। देखा, अगर इतनी बार गाड़ी न रोकनी पड़ती तो हम इस जाम में नहीं फंसते। अब माता की चौकी का पूरा कार्यक्रम मिस हो जाएगा। अभिजीत ने उसे शांत करने की कोशिश की। अरे दीप्ति, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? माँ जानबूझकर तो नहीं कर रही ना? हाँ, तो मैं ही गलत हूँ। दीप्ति ने मुंह फेर लिया और खिड़की से बाहर देखने लगी। आखिरकार वे दीप्ति के मायके पहुँचे, लेकिन तब तक माता की चौकी का आधे से ज़्यादा कार्यक्रम खत्म हो चुका था। दीप्ति के माता पिता और भाई भाभी ने उन सबका स्वागत किया, लेकिन दीप्ति के चेहरे की निराशा छिपाए नहीं छिप रही थी। अभिजीत गाड़ी से सामान निकालकर अंदर रखने लगा तो दीप्ति की माँ निर्मला जी मुस्कुराकर संतोष जी से बोली, अरे बहुत देर कर दी आने में। इससे पहले कि संतोष जी कुछ बोलती, दीप्ति फट पड़ी, क्या बताऊँ माँ, हर आधे घंटे बाद तो गाड़ी रुकवाई जा रही थी। वॉशरूम जो जाना था माँ जी को, बिना मतलब देर हो गई इनकी वजह से। ये बातें दीप्ति ने अपने सभी मायके वालों के सामने कही थी। इस पर संतोष जी ने अपनी सफाई में कहा, वो डायबिटीज़ की दिक्कत है ना, इसलिए बेटी का व्यवहार देखकर निर्मला जी असहज हो उठी और बोली, अरे कोई बात नहीं बहन जी, आप आराम से आकर बैठिए। अगली सुबह घर में खूब चहल पहल थी। कोई किचन में नाश्ते की तैयारी कर रहा था तो कोई शादी के बाकी कामों में व्यस्त था। इसी बीच दीप्ति की भाभी ने इधर उधर नज़र घुमाई और फिर चहकते हुए पूछा, अरे अभिजीत जी, जीजा जी कहीं नज़र नहीं आ रहे? दीप्ति जो पहले से ही चिड़चिड़ी हो रही थी, खींचते हुए बोली, और कहाँ होंगे, बैठे हैं अपनी माँ के पास, उनके चरणों में उनके घुटनों की मालिश करते हुए। इन्हें तो बस अपनी माँ चाहिए, मेरी परवाही कहाँ है इनको। और माँ जी भी जब देखो घुटनों के दर्द का बहाना बनाकर बैठ जाती हैं। उसका तंज भरा स्वर सुनकर उसकी भाभी थोड़ा ठहर गई। तभी निर्मला जी आई और उसे समझाते हुए एक मुस्कान के साथ बोली, ऐसी बात नहीं है कि दामाद जी तुम्हें प्राथमिकता नहीं देते। अगर ऐसा होता तो हफ्ते भर की छुट्टी लेकर अपना काम छोड़कर तुम्हारे साथ न आते। दीप्ति उनकी बात सुनकर चुप हो गई, लेकिन उसके चेहरे पर नाराज़गी अब भी झलक रही थी। इसी दौरान दीप्ति का भाई किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रहा था। जाते जाते उसने अभिजीत से कहा, जीजा जी चलिए ना, ज़रा बाज़ार तक जाना है, साथ हो लेंगे तो बढ़िया रहेगा। अभिजीत उसके साथ निकल गया और संतोष जी धीरे धीरे चलकर बाहर आ गई और बरामदे में पड़ी कुर्सी पर आराम से बैठ गई। उनके चेहरे पर सफ़र की थकान दिखाई दे रही थी, मगर फिर भी वह सबकी खुशी में शामिल हो रही थी। तबीयत ठीक ना होते हुए भी उनकी पूरी कोशिश थी कि उनकी वजह से किसी को कोई परेशानी ना हो। तभी दीप्ति की एक कज़िन ने उन्हें देखा और उनके पास आकर बोली,
आंटी जी, आप ठीक तो हैं ना? संतोष जी ने हल्की मुस्कान के साथ जवाब दिया, बस बेटा, बीमारियां तो चलती रहती हैं, लेकिन फिर भी ईश्वर की कृपा है। अभी उनकी बात पूरी भी नहीं हुई थी कि दीप्ति ने व्यंग से कहा, अरे इस उम्र में घर का काम तो होता नहीं है इनसे, लेकिन शादी में आने के लिए ज़रूर तैयार हो गई। दीप्ति की इस बात पर वहाँ खड़ी उसकी कुछ कजिन हंस पड़ी। दीप्ति ने मजाक को और बढ़ाते हुए कहा, सच में माँ जी को तो सफ़र करना भारी पड़ गया। रास्ते भर हम लोग वॉशरूम ही ढूंढते रह गए। हर आधे घंटे बाद गाड़ी रोकने का फरमान आ जाता था। सफ़र कर नहीं सकती थी तो घर पर ही रहना चाहिए था ना। ये सुनकर दीप्ति के आस पास खड़े लोग फिर हंस पड़े, लेकिन संतोष जी के चेहरे की मुस्कान एक पल में उड़ गई। उन्होंने ज़बरदस्ती अपनी भावनाओं को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उनका चेहरा दर्द बयां कर रहा था। भीड़ में सबके चेहरे खिलखिला रहे थे, पर संतोष जी अंदर ही अंदर शर्मिंदगी से डूबी जा रही थी। दिन यूं ही बीतते जा रहे थे, लेकिन दीप्ति के व्यवहार में कोई बदलाव नहीं आया। उसे अब भी यही लगता था कि सासू माँ के कारण उसके रंग में भंग पड़ गया है। अगर उसकी सास यहाँ ना होती तो शायद वह ज़्यादा मस्ती कर पाती, इसलिए हर रोज़ किसी न किसी बहाने वह अपनी सास को तंज कसने और चुभती हुई बातें कहने से नहीं चूकती थी। कभी सब लोगों के सामने सास की सूती साड़ी का मजाक बनाकर रख देती, तो कभी उनकी बीमारी का। इधर जब दीप्ति अपनी बहन ईशा के साथ बाजार जाती तो उसकी माँ निर्मला जी थोड़ा समय निकालकर अपनी समधन संतोष जी के पास बैठ जाती। आज भी ऐसे ही हुआ बहन जी, आपका मन तो लग रहा है ना? निर्मला जी ने पूछा। संतोष जी हल्की मुस्कान के साथ कहती, हाँ बहन जी, सब अच्छा है। उनकी आंखें उनकी मनोदशा को बयां करती थी, लेकिन मुंह से वह कुछ नहीं बोलती थी। आखिरकार शादी का दिन भी आ गया। पूरे घर में चहल पहल थी। बारात पहुंची, रस्में हुई और फिर दुल्हन की विदाई का समय भी आ गया। सबकी आंखें नम थीं। निर्मला जी और उनके पति ने अपनी बेटी को गले लगाया और विदा किया। अब शादी की थकान सब पर हावी होने लगी थी। दीप्ति और अभिजीत ने सोचा कि एक दिन आराम कर लेंगे और फिर अगले दिन अपने घर लौटेंगे। रात हो चुकी थी, सभी अपने अपने कमरों में सोने चले गए। अगले दिन जब सब लोग उठे तो पूरे घर में अचानक एक तेज चीख गूंज उठी। आवाज़ सुनते ही पूरा घर दहल उठा। सब लोग चौंक कर आवाज़ की दिशा में भागे। ये आवाज़ निर्मला जी की थी। सभी लोग घबराते हुए उनकी ओर दौड़े। दरवाज़ा खोलते ही जो दृश्य सामने था उसने सबको सन्न कर दिया। निर्मला जी ज़मीन पर गिरी हुई थी और दर्द से कराह रही थीं। उनकी चीख सुनकर पूरा घर दौड़ पड़ा। दीप्ति के भाई और भाभी ने तो तुरंत उन्हें उठाने की कोशिश की, लेकिन उनकी तकलीफ इतनी ज़्यादा थी कि हल्की सी हरकत पर भी वह तड़प उठती। माँ, क्या हुआ? कहीं चोट लगी है क्या? दीप्ति घबराई हुई थी। निर्मला जी ने दर्द से आंखें बंद कर ली। उनके चेहरे पर पीड़ा साफ झलक रही थी। जल्दी से गाड़ी निकाली गई और सबने मिलकर उन्हें किसी तरह सहारा देकर कार में बिठाया। दीप्ति के भाई भाभी उन्हें अस्पताल ले गए। दीप्ति भी माँ की हालत देखकर परेशान थी। जब वे लोग घर लौटे तो दीप्ति ने पूछा, क्या कहा डॉक्टर ने? सब ठीक तो है? तो उसका भाई बोला, गिरने की वजह से मांसपेशियों में तेज खिंचाव आ गया है, जिससे बहुत दर्द हो रहा है। डॉक्टर ने कहा है कि उन्हें आराम की ज़रूरत है। ये बात सुनकर दीप्ति ने राहत की सांस ली। कम से कम कोई बड़ी चोट तो नहीं आई थी। घर लौटते ही निर्मला जी को बिस्तर पर लिटा दिया गया। अब दीप्ति असमंजस में थी। अभिजीत की छुट्टियां ख़त्म हो चुकी थीं और उन्हें वापस लौटना था, लेकिन दीप्ति का मन अपनी माँ को इस हालत में छोड़ने का नहीं कर रहा था। अभिजीत, मैं अभी माँ को इस हाल में छोड़कर नहीं जा सकती। मैं कुछ दिन और रुक जाती हूँ। अभिजीत ने एक पल सोचा और फिर सिर हिलाते हुए बोला, ठीक है, तुम ध्यान रखना, माँ को कोई तकलीफ़ ना हो। मैं माँ जी को लेकर वापस जा रहा हूँ। वहाँ ऑफिस भी ज्वाइन करना है। जब यहाँ सब ठीक हो जाएगा तो तुम भी आ जाना। दीप्ति ने सहमति में सिर हिलाया। अभिजीत अपनी माँ संतोष जी को लेकर घर लौट आया। निर्मला जी अब स्वयं उठ पाने में असमर्थ थीं, इसलिए दीप्ति और उसकी भाभी उन्हें सहारा देकर वॉशरूम तक ले जाती थी। एक दो बार तो सब ठीक रहा, लेकिन जब तीसरी बार निर्मला जी ने अपनी बहू को आवाज़ दी तो उसके चेहरे पर चिड़चिड़ाहट साफ झलकने लगी।
उन्होंने हल्की आवाज़ में पुकारा, बहू ज़रा सहारा दे दो। भाभी ने गहरी सांस ली और अनमने भाव से उठी। उन्हें सहारा देते हुए वॉशरूम तक ले गईं, फिर वापस बेड पर लिटाकर बड़बड़ाने लगी, इंसान है या पानी की टंकी, इतना पानी पीती ही क्यों है कि बार बार वॉशरूम जाना पड़े। इस बार तो मैंने सहारा दे दिया, लेकिन अगली बार मुझसे नहीं होगा। दीप्ति अपनी भाभी की बात सुनकर चौंक गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। भाभी, ये आप क्या कह रही हैं? माँ इतनी तकलीफ़ में है और आप तो भाभी ने गुस्से से कहा, अरे राम जाने तकलीफ़ में है या बहाना खोजती हैं काम न करने का। मुझे तो लगता है ये सब ढोंग है इनका। इतना कहकर वह वहाँ से चली गई। दीप्ति एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। उसकी भाभी जो एक आदर्श बहू कहलाती थी, उसकी माँ के लिए ऐसे शब्द कहेगी उसने कभी नहीं सोचा था। उसने अपनी माँ के चेहरे की ओर देखा। निर्मला जी की आंखों में उदासी झलक रही थी। उसके मन में बीते दिनों की कई घटनाएं घूमने लगी। उसकी अपनी सास संतोष जी के साथ किया गया व्यवहार, उनके घुटनों का दर्द, सफ़र में बार बार वॉशरूम जाने की ज़रूरत और उसका खुद का उन पर तंज कसना और सबके बीच मजाक बनाना। कहीं भगवान उसे उसके कर्मों की सज़ा तो नहीं दे रहे। अंदर ही अंदर उसका दम घुट रहा था। शाम ढलने लगी थी। जब उनकी बहू रसोई की ओर जाने लगी तो निर्मला जी ने धीरे स्वर में पुकारा, बहू आज रात के खाने में पनीर की सब्जी बना लेना, दीप्ति को बहुत पसंद है। लेकिन उनकी बहू बिना कोई जवाब दिए रसोई में चली गई। निर्मला जी ने सोचा शायद वो सुन नहीं पाई होगी, लेकिन कुछ देर बाद जब वह बाहर आई तो उसके चेहरे पर कोई भाव नहीं था। दलिया बना दिया है, जब खाना हो तो बता देना, उसने बुझे मन से कहा। ये सुनते ही दीप्ति को जैसे दिल में कोई तीर चुभ गया। दलिया? लेकिन माँ ने तो तुम्हें पनीर की सब्जी बनाने को कहा था भाभी। इस पर उसकी भाभी झुंझलाते हुए बोली, माँ तो बैठे बैठे बस ऑर्डर देना जानती हैं। मैं दिन भर घर का काम भी करूं, बच्चों को भी संभालूं और फिर आपकी और आपकी माँ की फरमाइश भी पूरी करती रहूं। मुझे भी थोड़ी देर आराम करने का हक है या नहीं? वैसे भी इतने दिनों से शादी में पनीर की सब्जी खा खा कर थकी नहीं थी आप, जो आज फिर से चटोरापन जाग उठा। इतना कहकर वह गुस्से से वहाँ से चली गई। दीप्ति के हाथ से पानी का गिलास छूटते छूटते बचा। वह चुपचाप खड़ी रह गई। उसके मानस पटल पर सहसा वही दृश्य उभरा जब उसने अपनी ननंद के आने पर खिचड़ी बनाकर रख दी थी। साथ ही साथ दो बातें भी सुना दी थी। आज जब वही शब्द उसे और उसकी माँ को सुनने पड़े तो उसे एहसास हुआ कि जब अपनी कही बात ठुकराई जाती है तो कैसा महसूस होता है। रात होने लगी थी, लेकिन दीप्ति के मन में उथल पुथल मची हुई थी। दिन भर की घटनाएं उसे बेचैन कर रही थी। अपनी माँ की परेशानी उससे देखी नहीं जा रही थी। बस अब बहुत हुआ। भाभी का ये व्यवहार बर्दाश्त नहीं करूँगी। मैं भाई आएंगे तो सारी शिकायत करूँगी, उसने मन ही मन ठान लिया। कुछ देर बाद जब उसका भाई घर लौटा तो दीप्ति तुरंत उसके पास पहुंची। भैया, पता है आज भाभी ने क्या किया? उसकी आवाज़ में गुस्सा था। माँ को सहारा देकर बाथरूम तक ले जाने से मना कर दिया। कहती हैं माँ बहाना करती हैं। इतना तक कहा कि माँ तो पानी की टंकी हैं जो बार बार वॉशरूम जाती हैं। वह उम्मीद कर रही थी कि ये सुनकर उसके भाई का खून खौल उठेगा। वह गुस्से से उबल पड़ेगा और अपनी पत्नी को बुरा भला कहेगा। वो खींच कर दो तमाचे लगाकर बोलेगा, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरी माँ को ये सब कहने की? दीप्ति को भाई के रिएक्शन का इंतज़ार था, लेकिन उसके भाई के चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, बल्कि उसने ठंडे स्वर में कहा, तो क्या गलत कहा तेरी भाभी ने? दीप्ति हतप्रभ रह गई। भैया, आप तो माँ का इतना ध्यान रखते थे। अब अचानक उसका भाई गहरी सांस लेते हुए बोला, दीप्ति, माँ तो बिस्तर पकड़कर लेटी हैं, तेरी भाभी पूरे घर का काम कर रही है, बच्चों को संभाल रही है और फिर माँ की देखभाल भी। क्या ये सब आसान है? लेकिन भैया, तुम माँ के बारे में ये सब बोल रहे हो, जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया, पाला पोसा, उनका ध्यान रखना तुम्हारा फ़र्ज है। उनकी तकलीफ़ को तुम नहीं समझोगे तो कौन समझेगा? दीप्ति की आवाज़ तेज़ हो गई थी। अभी दीप्ति ये सब बोल रही थी कि तभी उसके गाल पर एक ज़ोरदार तमाचा पड़ा। वह अवाक खड़ी रह गई, लेकिन तब तो उसकी हैरानी का ठिकाना न रहा जब उसने देखा कि तमाचा मारने वाला कौन है। सामने उसकी माँ निर्मला जी खड़ी थी। माँ, आपने मुझे थप्पड़ मारा, पर क्यों? और आप तो बिल्कुल ठीक ठाक खड़ी हैं।
तो ये सब क्या? दीप्ति ने सवालों की झड़ी लगा दी। किसी के जवाब देने तक का इंतज़ार भी उससे नहीं हो पा रहा था। समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ये सब चल क्या रहा था। उसके दिमाग में हलचल मच गई। तभी निर्मला जी बोली, वह सब नाटक था, एक सोचा समझा नाटक, जिसे मैंने तेरे भाई और भाभी की मदद से रचा था, तुझे सबक सिखाने के लिए, तुझे तेरा ही असली चेहरा दिखाने के लिए। दीप्ति की तो जैसे सांस ही अटक गई ये सब सुनकर। तो निर्मला जी ने कहा, जब तू अपने भाई को ये सब उपदेश दे सकती है कि उसे अपनी जन्म देने वाली माँ का ख्याल रखना चाहिए, यही उसका फ़र्ज है, तो खुद ये बात क्यों नहीं समझ सकती कि तेरा पति भी तेरी सास का बेटा है। अगर वह अपनी माँ का ख्याल रखता है तो तू गुस्से से मुंह फुला लेती है, उसे जली कटी बातें सुना देती है। ये दोहरी मानसिकता क्यों? और तो और तूने तो सबके सामने अपनी सास के पहनावे, यहाँ तक कि उनकी बीमारी तक का मजाक बनाकर रख दिया। मेरे समझाने के बावजूद न जाने कितनी बार तू अपनी सास पर चीखी चिल्लाई, उन्हें इतना बेइज्जत किया कि बेचारी शर्मिंदगी से ज़मीन में गड़ी जा रही थी। लेकिन जब वैसे ही हालात मुझ पर यानी कि तेरी माँ पर बनाए तो तुझे मुझ पर तरस आने लगा, मेरे दर्द का एहसास होने लगा। जब तुम अपनी सास का सबके सामने मजाक बना रही थी, ना दिल तो मेरा उसी समय किया कि तेरी अकल ठिकाने लगा दूं, पर सबके सामने मैं तेरा तमाशा बनाना नहीं चाहती थी। लेकिन मन ही मन मैंने ये भी ठान लिया था कि इंसानियत का पाठ तो तुझे पढ़ा कर रहूँगी। मैं जानती थी कि तू केवल बातों से नहीं मानने वाली, इसलिए ये नाटक किया। हम लोगों ने शर्म आनी चाहिए तुझे। तूने तो अपने ससुराल में हमारी नाक कटवा कर रख दी, ऐसे संस्कार तो नहीं दिए थे हमने तुझे। एक और तू है जिसने कभी अपने ससुराल वालों को अपनाया ही नहीं, तो दूसरी ओर तेरी सास है जिसने तेरे इतने बुरे व्यवहार के बावजूद कभी हमारे सामने शिकायत तक भी नहीं की। एक बात हमेशा याद रखना बेटा, तेरा सम्मान तेरे ससुराल वालों के साथ जुड़ा हुआ है। उनकी बेइज्जती का मतलब तुम्हारी खुद की बेइज्जती है। दीप्ति सिर झुकाए खड़ी थी। निर्मला जी का हर एक शब्द उसकी आत्मा को छलनी कर रहा था। एक एक बात हथौड़े की तरह उसके दिल पर चोट कर रही थी। वह काँप रही थी। अचानक उसकी आंखें भर आईं। दीप्ति के गले से आवाज़ तक नहीं निकली। उसकी आंखों में आंसू छलक रहे थे, लेकिन ये आंसू सिर्फ दुख के नहीं थे, उसके अपराध बोध के थे। माँ, मैं बहुत बुरी हूँ, उसने काँपती आवाज़ में कहा। मैंने माँ जी के साथ बहुत अन्याय किया। कहते कहते वह फूट फूट कर रोने लगी और घुटनों के बल बैठ गई। निर्मला जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, पश्चाताप करने से ही इंसान महान बनता है, लेकिन सच्चा पश्चाताप सिर्फ आंसू बहाने से नहीं होता, अपने कर्मों से होता है। अगले ही दिन दीप्ति अपने भाई के साथ घर वापस लौटी। जैसे ही दरवाजे के अंदर कदम रखा, सामने संतोष जी बैठी थी। उनके चेहरे पर अब भी वही शांत मुस्कान थी, लेकिन उनकी आंखों में अनकहा दर्द था। बहू, अब समधन जी कैसी हैं? ठीक तो है ना? उन्होंने पूछा, लेकिन दीप्ति को समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या बोले। बिना एक पल गवाए वो दौड़कर उनके पैरों पर गिर पड़ी। माँ जी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है। संतोष जी हड़बड़ा गई। उन्होंने दीप्ति को उठाने की कोशिश की, लेकिन वह वैसे ही उनके पैरों में गिरी रही। नहीं माँ जी, आज मत रोकिए मुझे। शायद मैं इस दुनिया की सबसे स्वार्थी बहू हूँ। जिस घर ने मुझे सम्मान दिया, मैंने उसी घर की जड़ों में जहर घोल दिया। आपका प्यार समझ ही नहीं पाई मैं। अब तक अभिजीत भी स्तब्ध खड़ा ये सब देख रहा था। उसके लिए ये पल अविश्वसनीय था। संतोष जी ने नम आंखें लिए दीप्ति के सिर पर हाथ फेरा और कांपती आवाज़ में बोली, बेटा, नादानीवश बच्चे गलती कर बैठते हैं, लेकिन माँ अपने बच्चों से कब तक नाराज़ रह सकती है? मैं तो कब से इस बात का इंतज़ार कर रही थी कि कब तुम अपने दिल से मुझे अपनी माँ मानोगी। इतना कहते ही उनकी आंखों से भी आंसू बह निकले। उन्होंने दीप्ति को गले से लगा लिया। उस रात जब अभिजीत रोज की तरह अपने माँ के घुटनों की मालिश करने के लिए तेल निकाल रहा था, तो दीप्ति ने धीरे से उसके हाथ से तेल की शीशी ले ली। अभिजीत, वह सिर्फ तुम्हारी माँ नहीं, अब उनकी सेवा में करूँगी। अभिजीत स्तब्ध था। संतोष जी की आंखें भीग गईं, लेकिन इस बार वह आंसू तकलीफ के नहीं थे, वह आंसू खुशी के थे।
अब दीप्ति उनकी बहू नहीं बेटी थी, जो देर से ही सही लेकिन रिश्तों के महत्व को समझ चुकी थी। दोस्तों, आपको क्या लगता है, दीप्ति की माँ निर्मला जी ने जो किया, क्या वह सही था? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ, अगर इससे आपके रिश्तों का असली मतलब समझ में आया, तो इसे शेयर ज़रूर करें। हो सकता है कि आपके एक शेयर से किसी और की सोच भी बदल जाए और कोई और दीप्ति अपनी गलती सुधार सके। कहानी को अंत तक देखने के लिए, सुनने के लिए धन्यवाद बहुत बहुत आप सबका।